नमस्ते, मैं आपका स्वागत करता हूं हिस्टोरिकल इंडिया के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर। पिछले भाग में हमने जाना मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया है तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्वभर में प्रसिद्ध हुआ। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में कि मौर्य साम्राज्य किस प्रकार स्थापित हुआ और किन किन शासकों ने भारत पर शासन किया। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। मौर्य राजवंश ने 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक यानी लगभग 137 सालों तक भारत पर राज किया। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल के दौरान भारत एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था जिसमें वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, नेपाल और कई क्षेत्र शामिल थे। इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे मौर्य साम्राज्य का इतिहास, मौर्य साम्राज्य के शासक, मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था एवं मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य एवं उनके गुरु कौटिल्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान से शुरू हुआ था, जहां आज के बिहार और बंगाल स्थित है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की ओर इस साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों की आपसी मतभेदों का फायदा उठाया। मौर्य वंश से पहले मगध पर नंद वंश का शासन था। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा जिसका शासन नंद वंश के शासक धनानंद के हाथों में था। 325 ईसा पूर्व में संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत पर सिकंदर का शासन था। जब सिकंदर पंजाब पर चढ़ाई कर रहा था तब एक ब्राह्मण मगध के शासक को साम्राज्य विस्तार में प्रोत्साहित करने के लिए आया। यह ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि चाणक्य था। राजा धनानंद ने चाणक्य को एक तुच्छ ब्राह्मण कहकर उन्हें अपने राज दरबार में अपमानित किया। अपने इस अपमान का चाणक्य के हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसी राज दरबार में उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह धनानंद को सबक सिखाकर रहेंगे, लेकिन इस कार्य के लिए उन्हें एक सच्चे, साहसी और निडर योद्धा की तलाश थी। चाणक्य को ये सभी गुण चंद्रगुप्त मौर्य में दिखाई दिए, इसलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया और उन्हें युद्ध विद्या तथा वेदों की भी शिक्षा दी और उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाया। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से पूरे राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछाया। उस समय यह एक अभूतपूर्व कदम था। गुप्तचरों के कारण उन्हें राज्य में चल रहे हालातों के बारे में सभी प्रकार की जानकारी बड़ी ही आसानी से मिल जाती थी। आचार्य चाणक्य ने यूनानी आक्रमणकारियों को मार भगाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। इस कार्य में चंद्रगुप्त मौर्य को गुप्तचरों के माध्यम से बहुत सहायता मिली। मगध के आक्रमण में चाणक्य ने मगध में कई गृह युद्ध को उकसाया। उसके गुप्तचरों ने नंद के अधिकारियों को रिश्वत देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद नंद ने अपना पद छोड़ दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्त हुआ। नंद को निर्वासित जीवन जीना पड़ा। इसके अतिरिक्त धनानंद के बारे में और कोई जानकारी नहीं है। अब हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के शासक के बारे में। नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का पहला शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की। कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा था। मुरा शब्द का संशोधित शब्द मौर्य है और मुरा से ही मौर्य शब्द बना है। इतिहास में यह पहली बार हुआ जिसमें माता के नाम से पुत्र का वंश चला हो। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य सर्वश्रेष्ठ योद्धा को सभी प्रकार की युद्ध विद्या में निपुण बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य एक शक्तिशाली योद्धा और प्रबल शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सबल और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र की नींव डाली जो आज तक एक आदर्श है। आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जनता का विश्वास भी जीता और इसके साथ ही उसे सत्ता का अधिकार भी मिल गया। उस समय मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। मगध पर नियंत्रण के बाद चंद्रगुप्त ने पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत पर विजय अभियान आरंभ किया। 316 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे उत्तर पूर्वी भारत पर अपना अधिकार जमा लिया था। उत्तर पूर्वी भारत को यूनानी शासन से मुक्ति दिलाने के बाद उसका ध्यान दक्षिण की तरफ गया। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में हराया था।
कहा जाता है कि इस युद्ध में सेल्यूकस की हार के बाद चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार 40 वर्षनी गंधार, काबुल, हिरात और बलूचिस्तान के प्रदेश चंद्रगुप्त को दे दिए। इसके साथ ही चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार के रूप भेंट किया। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी कर्नालिया यानी हिलना से विवाह कर लिया था। के साथ ही सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सैनिकों की विशाल सेना से संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त किया और अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 32 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य का शासन संभाला। इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज सिंहासन त्याग कर जैन धर्म अपना लिया था। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु जैन मुनि भद्रवाह के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सन्यासी के रूप में रहने लगे थे। इसके बाद के शिलालेखों में भी ऐसा ही माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सच्चे निष्ठावान जैन की तरह आमरण उपवास करके अपना दम तोड़ा था। नंबर 2, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके पुत्र बिंदुसार ने सत्ता पर अपना अधिकार किया, परंतु उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। दक्षिण की ओर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का श्रेय बिंदुसार को ही दिया जाता है। हालांकि इतिहास में उसके विजय अभियान का कोई भी साक्ष्य नहीं है। जैन परंपरा के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था और पुराणों में वर्णित है कि बिंदुसार ने 25 वर्षों तक मगध पर शासन किया। बिंदुसार को अमित्रघात यानी दुश्मनों का संहार करने वाला कहा जाता है, जिसे यूनानी ग्रंथों में एमिट्रोटेट्स का नाम दिया गया है। बिंदुसार आजीवक धर्म को मानता था। इसके अतिरिक्त इतिहास में बिंदुसार के बारे में और अधिक जानकारी नहीं है। नंबर 3, चक्रवर्ती सम्राट अशोक। बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक मौर्य वंश का शासक बना। सम्राट अशोक भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शासनकाल में ही मौर्य साम्राज्य का वृहद स्तर पर विस्तार हुआ। सम्राट अशोक को मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहे हैं। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट है। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को मिला है। साम्राज्य के विस्तार के अतिरिक्त प्रशासन तथा धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में उनका नाम सभी राजाओं में सबसे ऊपर है। कलिंग का युद्ध उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने जीवन भर कभी ना युद्ध करने की प्रतिज्ञा की। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिसकी दीक्षा उन्होंने बुद्ध मुनि उपगुप्त से ली। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक ने शिकार करना और पशुओं की हत्या करना बंद कर दिया। उसने पशुओं तथा जानवरों के लिए चिकित्सालयों की स्थापना करवाई। सम्राट अशोक ने आरामगृह, धर्मशाला, कुएं का भी निर्माण करवाया। रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख में लिखा है कि सिंचाई के लिए सुदर्शन झील पर एक बांध पुष्यगुप्त द्वारा बनाया गया था। पुष्यगुप्त उस समय सम्राट अशोक का प्रांतीय राज्यपाल था। सम्राट अशोक को इतिहासकारों द्वारा देवानामप्रिय और प्रियदर्शी जैसी उपाधि दी गई है। सम्राट अशोक के शिलालेख और शिलाओं पर उत्तीर्ण उपदेश भारतीय उपमहाद्वीप में जगह जगह पाए गए हैं। वर्टिकल बार सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में भी अपने प्रचारक भेजे। उन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अपनी राजधानी से श्रीलंका जल मार्ग से भेजा। पटना या पाटलिपुत्र के ऐतिहासिक महेंद्र घाट का नाम अशोक के पुत्र महेंद्र के नाम पर ही रखा गया है। युद्ध से मन उब जाने के बाद भी सम्राट अशोक ने एक बड़ी सेना को बनाए रखा था, ताकि अपने साम्राज्य को विदेशी आक्रमण से बचाया जा सके। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान और शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। नंबर 4, कुणाल। सम्राट अशोक के बाद उनके पुत्र कुणाल ने मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली। इसके साथ ही कुणाल मौर्य साम्राज्य का चौथा शासक बना। कुणाल रानी पद्मावती के पुत्र थे। कुणाल सम्राट अशोक के बड़े पुत्र थे, इसलिए वह कुणाल को राजगद्दी पर बैठाना चाहते थे, लेकिन उनकी सौतेली माता को यह पसंद नहीं था। ईर्ष्या के कारण उनकी सौतेली माता ने कुणाल को अंधा कर दिया, लेकिन फिर भी कुणाल ने लगभग 8 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य का शासन संभाला। नंबर 5, दशरथ मौर्य। ये सम्राट अशोक के पोते थे। दशरथ मौर्य मौर्य साम्राज्य का 5वां शासक था। इन्होंने 232 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया।
ये सम्राट अशोक की धार्मिक और सामाजिक नीतियों का ही पालन करते थे। नंबर 6 संप्रति। दशरथ मौर्य के बाद उनके चचेरे भाई संप्रति ने मौर्य साम्राज्य की राजगद्दी संभाली। संप्रति मौर्य वंश का शासक छठवां शासक था। इन्होंने 224 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व तक यानी करीब 9 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। संप्रति अशोक के पुत्र कुणाल के पुत्र थे। नंबर 7 शालिशुक। शालिशुक को मौर्य साम्राज्य का 7वां शासक माना जाता है। इन्होंने 215 ईसा पूर्व से 202 ईसा पूर्व तक यानी लगभग 13 सालों तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। शालिशुक संप्रति मौर्य का उत्तराधिकारी था, लेकिन गर्गी संहिता के युग पुराण खंड में शालिशुक का उल्लेख मौर्य साम्राज्य के अधर्मी शासक के रूप में किया गया है। नंबर 8 देववर्मन। शालिशुक के बाद उनके पुत्र देववर्मन ने मौर्य साम्राज्य की राजगद्दी संभाली। इन्होंने 202 ईसा पूर्व से 195 ईसा पूर्व यानी 7 सालों तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। नंबर 9 शतधन्वान मौर्य। देववर्मन के बाद उनके उत्तराधिकारी शतधन्वा ने मौर्य साम्राज्य की राजगद्दी संभाली। इन्होंने लगभग 8 वर्षों तक 195 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक शासन किया। इन्होंने अपने कुछ प्रदेशों को युद्ध के दौरान खो दिया था। नंबर 10 बृहद्रथ। बृहद्रथ को मौर्य वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इन्होंने 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। बृहद्रथ की हत्या इनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और मौर्य साम्राज्य के स्थान पर शुंग साम्राज्य की स्थापना की। आइए जानते हैं मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके साथ ही साम्राज्य में प्रशासन के लिए साम्राज्य को और 4 प्रांतों में बांटा गया था, जिसमें से पूर्वी भाग की राजधानी वैशाली थी तो पश्चिम भाग की राजधानी स्वर्णगिरी थी। इसी प्रकार उत्तरी तथा दक्षिणी भाग की राजधानी तक्षशिला तथा उज्जैन थी। इसके अतिरिक्त समापा, इशिला और कौशाम्बी मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर थे। राज्य में प्रशासन को चलाने के लिए प्रांतपालों को नियुक्त किया गया था। ये प्रांतपाल राजघराने के ही राजकुमार होते थे जो स्थानीय प्रांतों के शासक थे। राजकुमारों की मदद के लिए प्रत्येक प्रांत में एक मंत्री परिषद तथा एक महामात्य होते थे। प्रत्येक प्रांत 8 जिलों में बटे होते थे तथा प्रत्येक जिला गांव के समूह में बटा होता था, जबकि प्रादेशिक जिला प्रशासन का प्रधान होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसका प्रधान ग्रामीण कहलाता था। अब हम बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी थी। इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना का एक परिणाम यह हुआ कि पूरे साम्राज्य में आर्थिक एकीकरण हुआ और किसानों को स्थानीय रूप से कोई कर नहीं देना पड़ता था। हालांकि इसके बदले उन्हें कड़ाई से एक निश्चित मात्रा में केंद्रीय अधिकारियों को कर देना पड़ता था, लेकिन फिर भी यह कर उनके लिए अतिरिक्त नहीं थे। उस समय मौर्यों की मुद्रापण थी। अर्थशास्त्र में इन पणों के वेतनमानों का भी उल्लेख मिलता है। अब हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की धार्मिक स्थिति के बारे में। मौर्यों के आने से पूर्व बौद्ध तथा जैन धर्म का विकास हो चुका था, जबकि दक्षिण में वैष्णव तथा शैव संप्रदाय भी विकसित हो रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज सिंहासन त्याग कर जैन धर्म अपना लिया और एक सच्चा जैन बन गया। सम्राट अशोक ने भी कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसके बाद उन्होंने अपना संपूर्ण ध्यान धर्म के प्रचार में लगा दिया। अशोक के शिलालेख में अशोक के धम्म का उल्लेख भी मिलता है। अशोक के धर्म का मतलब कोई धर्म या मजहब नहीं था, बल्कि उनके धम्म का मतलब नैतिक सिद्धांत और शुद्ध आचरण था। उस समय ना तो इस्लाम का जन्म हुआ था और ना ही ईसाई धर्म का। सम्राट अशोक में धर्म महामात्र नाम के पद वाले अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका काम आम जनता में धम्म का प्रचार करना था। आइए जानते हैं मौर्य साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था कैसी थी। मौर्य साम्राज्य में सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में बटे हुए विभाग द्वारा निर्देशित की जाती थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे, जिसमें से पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना तथा नौसेना की व्यवस्था थी। सैनिक प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 50,000 अश्व सैनिक, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित अजय सैनिक शामिल थे। अब हम बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के सबसे बड़े कारण क्या थे। आइए जानते हैं। नंबर 1 अशोक की शांतिवादी व धार्मिक नीति।
अशोक की धार्मिक नीति का उसके साम्राज्य के ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया क्योंकि अशोक ने पशु बलि वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे उसकी सेना में युद्धाभ्यास कम हो गया, वह पतन का मुख्य कारण था। नंबर 2, पारिवारिक षड्यंत्र। मौर्य वंश की गद्दी पर बैठने के लिए परिवार के सदस्य दूसरे राजाओं के साथ सम्मिलित होने लगे तथा आपस में ही लड़ने लगे। यह भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था। नंबर 3, आपसी कलह। मौर्य साम्राज्य में राजगद्दी के लिए आपसी कलह शुरू हो गई, जिसके कारण वे आपस में ही युद्ध करने लगे। मौर्य युग के दौरान सेना और नौकरशाही के निर्वहन के लिए विशाल खर्च किया जाता था, जिसके कारण शाही खजाना खाली हो गया था। यही मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था। यही मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आज के वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। हम ऐसे प्राचीन इतिहास से जुड़े वीडियो बनाते रहेंगे और आपके साथ जानकारियां शेयर करते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।